Hello guys, my name is Hers. Now we start our standard and quality management sixth chapter. Name is TQM, means total quality management. Okay, then we start TQM. What is TQM? देखो, TQM is not the collection of tool and technique. We say that TQM is not a collection of tool and technique. Second point is TQM is a culture, not a program. टीक्यूएम क्या है? एक हमारा कल्चर है, जो प्रोग्राम नहीं है। क्योंकि कल्चर में हमको ना कि टूल की ज़रूरत पड़ती है और ना ही हमको किसी टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। द गोल ऑफ टीक्यूएम इज़ कस्टमर और सेटिस्फैक्शन। ठीक है ना। जो इसका गोल है, किसका, टीक्यूएम का, क्या है? कस्टमर ओरिएंटेड है, मतलब कस्टमर सेटिस्फाई करना है इनको बस। और इनका कोई गोल नहीं। इनका जो प्राइमरी गोल क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब एग्जाम में बहुत बार आता है स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू में क्या डिफरेंस है। ठीक है। काफ़ी बार नाम में ही आ जाता है। तो स्मॉल क्यू क्या होता है? ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, और कैपिटल क्यू क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच है, TQM अप्रोच होता है। ठीक है। दोनों डिफरेंस क्या है? ये हमारा क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच है, और ये हमारा क्या है? TQM अप्रोच है। ठीक है ना। ओके। देखो, जो हमारा प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, जो हमारा प्रोजेक्ट होता है वो तीन लाइन के बीच में होता है। किसके से? टारगेट, लोअर कंट्रोल लिमिट एंड अपर कंट्रोल लिमिट। ऐसे ही यहाँ पर टारगेट, लोअर कंट्रोल लिमिट एंड अपर कंट्रोल लिमिट। अब जो ट्रेडिशनल अप्रोच होता है और TQM अप्रोच होता है, उसमें जो मेन डिफरेंस होता है क्या होता है? इसमें क्या, लेस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस होता है। क्या? प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए लेस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस होता है। क्योंकि ये सिर्फ सोचते हैं कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच वाले होते हैं, ये सोचते हैं जो मार्केट है। ठीक है। और जो ऑर्गेनाइजर हैं, ये बोथ आर क्या है? ये वर्क करते हैं एज आ ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स मतलब क्या? इनको बस सामान बनाना है और अपने मार्केट में पहुंचा देना है। अगर सामान बिक रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बिक रहा है तब ये इम्प्रूवमेंट करते हैं। ठीक है ना। अगर बिक रहा है कोई मतलब ही नहीं है, भाड़ जाने तो जनता, हमारा काम बनता है। ठीक है ना। अब देखो, जो TQM अप्रोच होता है, TQM अप्रोच बहुत ही ज़्यादा कस्टमर ओरिएंटेड होता है। ठीक है। ये अपने प्रोग्राम में या अपने प्रोसेस में लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। इसीलिए क्या होता है, इसकी जो इसकी जो वैल्यू है वो क्या, टारगेट पर होती है। और जो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ होती है वो किसके कारण होती है? नॉइज़ के कारण होती है। इंटरनल नॉइज़, एक्सटर्नल नॉइज़, या टेम्परेचर नॉइज़, कुछ भी हो सकता है, एनवायरमेंटल नॉइज़। ठीक है। बट जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, इसमें क्या होता है, इन कोई मतलब नहीं होता है। बस प्रोडक्ट अगर बिक रहा है तो बिकने दो, नहीं बिक रहा है तो थोड़ा बहुत इंप्रूव करो तो फिर बेचो। ठीक है। तो क्या मार्केट ऑर्गेनाइजेशन क्या समझते हैं? ये एज अ ब्लैक बॉक्स समझते हैं। ठीक है। वही लिखा हुआ है नीचे। स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू में क्या अंतर है? तो पहले स्मॉल क्यू देखते हैं। It is used to serve well under the monopolistic situation where both organization and market are treated as a black box। जो स्मॉल क्यू मैंने बताया पीछे ही, जो ये क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हो या मार्केट हो, क्या एज अ ब्लैक बॉक्स की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है ना। और जो कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू का जो मेन फोकस होता है, क्या होता है? मेन फोकस विद स्ट्रॉन्ग कस्टमर ओरिएंटेशन दैट एनहांस द प्रोडक्ट क्वालिटी बाय इम्प्रूविंग द प्रोसेस। ये करते हैं अपना टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं, अपनी प्रोसेस को इम्प्रूव करते रहते हैं। इससे इनका क्वालिटी और प्रोडक्ट क्या, इम्प्रूव होता रहता है। याद रखना। ठीक है ना। अब देखते हैं क्या, एवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी। हेलो गाइस, तो अब देखते हैं क्या, एवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी। ठीक है। क्वालिटी में क्या एवोल्यूशन आया, याद रखना। जो क्वालिटी का एवोल्यूशन है, कब से स्टार्ट हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है ना। तो कब पहली बार 1930 में क्या इंस्पेक्शन आया? ठीक है। इंस्पेक्शन मतलब जैसे वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज़्यादा नया जान मान का हुआ था, और जो बहुत सारे हमारे सामान वामान ख़राब हो गए थे। ठीक है। तो इनका क्या मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। ठीक है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, जो हमारे प्रोडक्ट थे उनका मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। अब उनको कैसे चेक करें? ठीक है। तो उनको कैसे पता पड़े कि सही गलत? तो वहाँ से स्टार्ट हुआ इंस्पेक्शन होना। ठीक है। तो 1930 में पहली बार आया इंस्पेक्शन। फिर 1940 में क्या, इस स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल आया, SPC आया। क्या, स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल आया। यहाँ से थोड़ा आउटपुट में सही, मतलब जो डिज़ाइन बन रहे थे और जो इंस्पेक्शन हो रहे थे उसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट थोड़ा थोड़ा होने लगे। ठीक है ना। ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा बहुत होने लगे, आउटपुट को सही करने लगे थोड़ा बहुत। ठीक है। अब 1970 में क्या आया, DOE है। DOE क्या होता है? डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। मतलब जो आउटपुट आ रहा है उसमें क्या होने लगे, एक्सपेरिमेंट होने लगे कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है कि सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। ठीक है। अब 1985 में हमारे टगुची साहब आए। इन्होंने सीधे सीधे दो डिज़ाइन दे दी। ठीक है। दो इन्होंने डेफिनेशन दे दी। एक तो कौन सी,
रोबोस डिज़ाइन, और दूसरा दे दिया इन्होंने टगुची लॉस फंक्शन। याद रखना है 1985 में कौन, तगुची साहब आए थे, इन्होंने रोबोस डिज़ाइन और टगुची लॉस फंक्शन दिया, ठीक है। अब 1995 में कौन, क्यू एम एस आए। क्यू एम एस आए। क्यू एम एस क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इन्होंने क्या, यहाँ से स्टार्ट हुआ आईएसओ मॉडल, ठीक, क्या यहाँ से आईएसओ मॉडल स्टार्ट हुआ, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत सिक्स सिग्मा की तरफ बढ़ने लगे, तो इसमें सिक्स सिग्मा की तरफ सोचने लगे क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जाए, बहुत अच्छी क्वालिटी बनाई जाए। तो मतलब यहाँ से थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ सोचना, लेकिन अभी यहाँ से सिक्स सिग्मा स्टार्ट नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत सोचना स्टार्ट हुआ था इसके बारे में। और यहाँ से स्टार्ट क्या हुआ था, आईएसओ मॉडल स्टार्ट हुआ था, याद रखना, ठीक है। ओके। अब जो हमारा 2000 से अभी तक क्या चल रहा है, सिक्स सिग्मा चल रहा है, याद रखना। 2000 से अभी तक सिक्स सिग्मा चल रहा है, आगे पता नहीं क्या चलेगा, ठीक है। याद रखना अभी क्या चल रहा है, सिक्स सिग्मा चल रहा है। याद रखिए आई एस ओ 9000 है, क्या आई एस ओ 9000 है, वो किसके ऊपर है, क्वालिटी के ऊपर है, प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर है। और जो आई एस ओ 14000 है वो इन्वायरमेंट के ऊपर है, इन्वायरमेंट की क्वालिटी क्या है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ टी क्यू है, द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल है। पहले देखते हैं लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है, द डिफरेंस बिटवीन द आउटस्टैंडिंग कंपनी एंड एवरेज कंपनी इज द लीडरशिप क्वालिटी दे हैव। मतलब क्या है, देखो कोई दो कंपनी है, एक तो क्या बहुत अच्छी कंपनी आउटस्टैंडिंग कंपनी है, एक है एवरेज कंपनी, तो उनकी लीडरशिप में भी क्या बहुत ही ज़्यादा अंतर होगा, ठीक है ना। कंपनी में अंतर है तो उनकी लीडरशिप में भी अंतर होगा, क्योंकि अगर तुम्हारी लीडरशिप अच्छी है किसी भी कंपनी की तो किसी वो कोई भी कंपनी हो आगे बढ़ती है, ठीक है ना। तो याद रखना आउटस्टैंडिंग कंपनी और एवरेज कंपनी, ऐसे देख लो, एक 5 स्टार होटल और एक नॉर्मल ढाबा। ढाबा बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब नॉर्मल होटल में कितना अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है, तो वही है, उनकी लीडरशिप में भी उनकी क्वालिटी में भी अंतर होगा। तो वही है, एक आउटस्टैंडिंग कंपनी और एवरेज कंपनी में बहुत ज़्यादा अंतर होता है उसकी लीडरशिप। तो देखो टी क्यू एम का जो सेकंड प्रिंसिपल क्या है, कस्टमर फोकस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, कस्टमर फोकस ऑर्गेनाइजेशन। कैसे वर्क करता है, वर्क ऑन दी एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। जो कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है, कस्टमर क्या चाह रहा है, ठीक है ना, उस पर वर्क करना होता है। जो सेकेंड पॉइंट है, कीपिंग प्रेजेंट कस्टमर हैप्पी। जो प्रेजेंट के कस्टमर है उनको हैप्पी करना है और न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, ये किसके अंदर आता है, कस्टमर फोकस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इसके ये प्रिंसिपल है। जो थर्ड प्रिंसिपल है टी क्यू एम का, क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। मतलब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो पीपल वर्क करते हैं उनकी क्या एबिलिटी है, उनकी एबिलिटी को बहुत ही अच्छे ढंग से यूटिलाइज करना, उसको क्या कहते हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल एट ईच लेवल अनेबल फुल यूटिलाइजेशन ऑफ देयर एबिलिटी। सॉरी, ठीक है, मतलब क्या है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनकी क्या एबिलिटी है उसको पहचानना है और उसको यूटिलाइज करना है, जो उनकी लेवल है, ठीक है ना, समझ में आ गया, ठीक है। जो हमारा अगला पॉइंट है, प्रोसेस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में क्या होता है, द प्रोसेस मैपिंग, एनालाइज द प्रोसेस एंड रीडिज़ाइन द प्रोसेस। जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको कैसे एनालाइज करना है, उसको कैसे मैपिंग करना है और रीडिज़ाइन कैसे करनी है, ठीक है ना। तो उससे जिससे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव हो, ठीक है ना। तो और जो हमारा टी, तो देखो टी क्यू एम का जो अगला प्रिंसिपल है कौन सा है, फिफ्थ, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, ठीक है। सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट हमारे कौन सा फिफ्थ प्रिंसिपल है, क्या है इसके अंदर, अप्रोच टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करना है, अंडरस्टैंड करना है एंड मैनेज अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोसेस फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट। जो हमको ऑब्जेक्ट दे रखा होता है उसके लिए क्या प्रोसेस को इंटरेक्ट करके या इंटर रिलेटेड करके उसको सिस्टम को मैनेज करना होता है और अंडरस्टैंड करके आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। ये उसकी क्या अप्रोच है सिस्टम की, ठीक है ना। अगला जो हमारा अगला मेथड है कौन सा है या प्रिंसिपल कौन सा, काइजेन। काइजेन याद रखना एक जैपनीज वर्ड है, कि आई काई मतलब होता है क्या, कंटिन्यूस, जेन का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट, याद रखें काइजेन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन ऑल फैक्टर रिलेटेड टू दी प्रोसेस ऑफ कवरिंग इनपुट टू आउटपुट, ठीक है ना। कैसे, देखो इसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना होता है, अगर हम कोई इनपुट दे रहे हैं, ठीक है ना, उसमें क्या आउटपुट आना है, ठीक है ना, उसके सारे फैक्टर को इंटरलेट करना होता है, ठीक है ना।
और इसकी जो फैक्टर्स है उसको कंटिन्यूसली क्या इम्प्रूवमेंट करना होता है कि जो हमारा आउटपुट है वो करेक्ट आए, ठीक है, थोड़ा बहुत में यहाँ वहाँ ना जाए, ठीक है। अगला पॉइंट है फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, ठीक है। जो फैक्चुअल अप्रोच होना चाहिए क्या होना चाहिए, एक्चुअल फैक्ट पे बेस होना चाहिए, क्या एक्चुअल फैक्ट पे बेस होना चाहिए। अगला पॉइंट है इफेक्टिव डिसीजन एंड एक्शन आर बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। जो हमारा डिसीजन है उस पर क्या इफेक्ट आएगा या उस पर कैसे एक्शन करना है या कैसे वर्क करना है, ये किस पे डिपेंड होना चाहिए, ये एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन पे बेसिस। तो हमारा जो लास्ट प्रिंसिपल कौन सा है, म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप। क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी है एंड इट्स सप्लायर टू क्रिएट अ वैल्यू, ठीक है। वो जो सप्लायर है क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा है, जो कि विच एनहांस एनहांस करेगा बाय म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, जो क्या एनहांस करेगा, म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप को एनहांस करेगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा आता है, टी टगुची अप्रोच इन टीक्यूएम, ठीक है, टगुची अप्रोच इन टीक्यूएम। टीक्यूएम में टगुची अप्रोच क्या है, टगुची जापान के थे, ठीक है, गेनिची टगुची जापान के थे। इन्होंने दोनों डिज़ाइन और प्रोडक्ट डिज़ाइन और प्रोसेस डिज़ाइन दोनों कैसे इम्प्रूव किया जाए, इनकी इनके लिए दो मेथड दिए हैं। कौन कौन से, एक है रोबोस्ट डिज़ाइन, ठीक है, डिज़ाइन कैसे इम्प्रूव किया जाए, और टगुची लॉस फंक्शन प्रोसेस कैसे इम्प्रूव किया जाए, ठीक है ना। ओके, जो रोबोस्ट डिज़ाइन है उसमें क्या है, देखो, एक होता है कन्वेंशनल अप्रोच, एक होता है टगुची अप्रोच, टीक्यूएम अप्रोच पीछे पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। कन्वेंशनल अप्रोच में क्या होता है, एक प्रोडक्ट बनाना होता है, बस उस उनका मतलब ये होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट रहे वो लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट के अंदर ही रहे, ठीक है ना, प्रोडक्ट की जो आउटपुट है। और उनको मतलब नहीं होता है कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट के अंदर रहे। ये कौन सा होता है, कन्वेंशनल अप्रोच होता है। टगुची अप्रोच में क्या होता है, कंटिन्यूसली अपनी डिज़ाइन को इम्प्रूव करेंगे, प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो उससे कोई भी प्रोडक्ट में इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। जो थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा जो यहाँ वहाँ दिख रहा है वो किसके कारण होता है, नॉइस के कारण होता है। इंटरनल नॉइस होगा, एक्सटर्नल नॉइस होगा, या फिर एनवायरमेंटल नॉइस होगा, कोई भी नॉइस के कारण होता है। प्रोसेस या प्रोसेस के अकॉर्डिंग नहीं होता है, यहाँ वहाँ जो उसका डाटा जाता है, ठीक है ना, ये हमेशा टारगेट पे रहता है, ठीक है, लिखा हुआ है इट मीन सॉरी इट मीन द प्रोसेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस गुड प्रोडक्ट, ठीक है। जो आगे पढ़ लेता हूँ, ठीक है, गुड प्रोडक्ट विथ मिनिमम डेविएशन फ्रॉम टारगेट। जो टगुची अप्रोच होता है ये बहुत ही कम या मिनिमम डेविएशन देता है फ्रॉम द टारगेट से, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है टगुची से डेविएशन और वेरिएशन कैन बी नॉइस फैक्टर। जो थोड़ा बहुत डेविएशन आ रहा है या थोड़ा बहुत वो वेरिएशन आ रहा है किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, ये आ रहा है नॉइस फैक्टर के, ठीक है। उसमें जो नॉइस होगी, इंटरनल नॉइस एक्सटर्नल नॉइस, जो मैंने बताया था, जो डेविएशन आता है सिर्फ उसी के कारण आता है, ठीक है, टगुची ने बोला, ठीक है। नॉइस फैक्टर क्या होता है लिख लेते हैं, ठीक है। नॉइस फैक्टर स्टार्ट हुआ, नॉइस फैक्टर लिख लेते हैं। It is a source of variation which is impossible or sometimes are very difficult to control and which affect the functional characteristic of the product, ठीक है। याद रखना जो हमारी नॉइस होती हैं तीन टाइप की होती हैं, कौन कौन सी, यूनिट टू यूनिट नॉइस फैक्टर, ठीक है, इंटरनल नॉइस फैक्टर और तो देखते हैं भाई यूनिट टू यूनिट नॉइस फैक्टर क्या होता है, ठीक है। देयर आर द रैंडम वेरिएशन इन एवरी प्रोसेस एंड प्रोडक्शन ड्यू टू वेरिएबिलिटी इन मैन मशीन एंड मटेरियल। मतलब क्या है, जो हमारे रैंडम वेरिएशन होते हैं, ठीक है ना, एंड एवरी प्रोसेस एंड प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में वेरिएशन होते हैं किस किस कारण हो सकते हैं, ड्यू टू वेरिएबिलिटी इन मैन। मतलब क्या, आज कोई दूसरा बंदा वर्क कर रहा है इस मशीन पर, कल दूसरा बंदा वर्क कर रहा है, तो दोनों के क्या, दोनों का एक्सपीरियंस अलग है, ठीक है ना, दोनों का स्टेट ऑफ माइंड अलग है। तो क्या मैन अगर वेरी कर रहा है तो तब भी तुम्हारा प्रोसेस एंड प्रोडक्शन भी वेरी करेगा।
मशीन आज किसी और मशीन कल दूसरी मशीन से वर्क कर रहे हैं, तो मशीन भी ऐसी नहीं है कि आज बहुत अच्छे से वर्क कर रही कल बहुत ही बेकार वर्क कर रही है, तो मशीन का थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है। मेन होता है मटेरियल, ठीक है, आज किसी और का मटेरियल यूज कर रहे हैं कल किसी और कंपनी का मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो मटेरियल भी इफेक्ट होता है। तो यूनिट नॉइस फैक्टर ये होता है, ठीक है। अगला आता है इंटरनल नॉइस फैक्टर। इंटरनल नॉइस फैक्टर क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो देखते हैं प्रोडक्ट के जो अंदर का जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट की कंपोनेंट की वो ख़राब होती जाती है। लिखा हुआ है इट इज़ इंटरनल टू द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट टाइम डिपेंडेंट फैक्टर। मतलब जो टाइम डिपेंडेंट फैक्टर होते हैं, मतलब हमारा कोई कंपोनेंट है, माना 1 साल चला, ठीक है, 1 साल उसकी वारंटी है, तो 1 साल के बाद ख़राब भी हो सकता है ना। तो क्या जो टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट होते हैं प्रोडक्ट होते हैं, वो हमेशा उनको रिपेयर वर्क चाहिए होता है या सर्विस की ज़रूरत होती है। तो इसमें लिखा हुआ है एग्जाम्पल वेयर ऑफ द मैकेनिकल कंपोनेंट। जो मैकेनिकल कंपोनेंट है वो टाइम टू टाइम क्या ख़राब होते जाते हैं, ठीक है ना, समझ आएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है एक्सटर्नल नॉइस फैक्टर। एक्सटर्नल नॉइस फैक्टर क्या होता है देखते हैं। इट इज एक्सटर्नल टू द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, आई ई आउटसाइड टेम्परेचर, टी ई एम, यहाँ टेम एम लिख देना, ठीक है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जैसे एक्सटर्नल नॉइस फैक्टर क्या हो सकते हैं, टेम्परेचर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये क्या एक्सटर्नल नॉइस फैक्टर है, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो, देखते हैं भाई अब टगुची लॉस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो टगुची लॉस फंक्शन को हम देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे कोई एक मशीन है, क्या एक मशीन है जिसको हमने टारगेट दे रखा है 2, ठीक है ना। तो क्या अगर हम कोई मशीन है कोई एक बोल्ट बनाती है कितना 2 ± 0.003 का, ठीक है ना। 0.03 क्या है, अगर उसको ऐड कर दोगे तो अपर कंट्रोल लिमिट आ जाएगी, इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो लोअर कंट्रोल लिमिट आ जाएगी, और ये टू टू क्या हमारा टारगेट है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। तो देखो अगर हमारा मशीन कितने का इतने का बोल्ट बनाती है कितना 2.002, तो 2.002 इस लिमिट के अंदर है, हाँ है, तो कितने का लॉस होगा, जीरो का लॉस होगा, ठीक है। इसको मतलब नहीं होता कि टारगेट से तुम कितना यहाँ वहाँ जा रहे हो, बस अगर कंट्रोल लिमिट के अंदर है तो जीरो लॉस, अगर कंट्रोल लिमिट के बाहर हो गया तो तुम्हारे लॉस क्या पूरा पूरा 18 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। जैसे कि कितना 2.004 ये क्या कंट्रोल लिमिट के बाहर है, तो कितने का लॉस होगा 18 रुपीज़ का। जैसे 1.998 ये विद इन लिमिट है, तो क्या हो जाएगा जीरो का लॉस हुआ। अब 1.996 है ये क्या हो कंट्रोल लिमिट के बाहर चला गया, तो कितने का लॉस होगा 18 रुपीज़ का। ऐसे ही कितना 1.999 ये क्या है विद इन दी कंट्रोल लिमिट है, तो क्या हो जाएगा 0 रुपये का लॉस होगा। याद रखना जो टगुची लॉस फंक्शन है क्या हमारा डिपेंड करता है किस पर, कितने का लॉस हो रहा है कितना नहीं हो रहा। अगर कंट्रोल लिमिट के अंदर है तो कोई लॉस नहीं, कंट्रोल लिमिट के बाहर चला गया तो लॉस ही लॉस है, पूरा 100% लॉस हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखो ये जो ये था, ठीक है, ये टगुची लॉस फंक्शन नहीं था, ये क्या था सॉरी कन्वेंशनल अप्रोच थी। मतलब क्या है, अगर टारगेट से लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट कहीं भी प्रोडक्ट की रेंज आती है तो हमारा कितना लॉस हो जाता है जीरो, ये हमारा क्या कन्वेंशनल अप्रोच है, ठीक है। अगर अपर कंट्रोल लिमिट के बाहर या लोअर कंट्रोल लिमिट के बाहर चला गया तो कितने का लॉस हो जाएगा पूरा 18 रुपीज़ का लॉस है, ठीक है ना। ये हमारा था कन्वेंशनल अप्रोच, ठीक है ना। अब देखते हैं टगुची अप्रोच क्या होता है, ठीक है ना। टगुची अप्रोच क्या होता है कि अगर तुम्हारा टारगेट पे है, क्या बोला, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट टारगेट पे है तो जीरो का लॉस होगा। अगर टारगेट से कितना भी चला जाएगा, मतलब कोई रेंज नहीं, जितना भी जाएगा उतना ही लॉस होता जाएगा। बट अगर ये लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट को पार कर गया तो पूरा पूरा क्या लॉस हो जाएगा। याद रखो जो हमारा वो जो इसका ग्राफ कैसे बनता है ऐसा बनता है, ठीक है। ऐसे हमारा ग्राफ जैसे जैसे टारगेट के बाहर जाएगा तो हमारी लॉस इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। बट जैसे कि अपर कंट्रोल लिमिट को पार कर गया तो पूरा 18 रुपीज़, क्योंकि 18 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती है ना, हाँ, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये लिखा है अकॉर्डिंग टू टगुची देयर इज लॉस इवन द प्रोडक्ट is made within the control limit, it means there is loss as
लॉन्ग एज प्रोडक्ट डेविएट फ्रॉम द टारगेट। जैसे जैसे हम टारगेट से जितना दूर जाएंगे वैसे वैसे हमारी लॉसेस इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू टगुची लॉस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। लॉस क्या हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन ये है ना। तो लॉस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन विच वेरिंग फ्रॉम टारगेट, जो क्या हमारा जैसे टारगेट वेरी करता जाएगा तो हमारा लॉस भी वेरी करता जाएगा। ठीक है ना, लेकिन क्या अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट जैसे इसके बाहर हो गया तो कांस्टेंट हो जाएगी हमारा। ठीक है ना, तो याद रखना ये पूछ सकते हो तुम्हारे एग्जाम में, ट्री क्वेश्चन हो सकता है इससे। ठीक है, टू अपर कंट्रोल लिमिट और टारगेट टू लोअर कंट्रोल लिमिट, इन दोनों के बीच में रहेगा तो ठीक है, इंक्रीज होता जाएगा। इसके बाहर चला गया तो कॉन्स्टेंटली हमारा क्या लॉस हो जाएगा। ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू टगुची, टगुची के अकॉर्डिंग इट इज़ अ इट इज़ अ क्वाड्रेटिक। जो हमारे टगुची के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बनती है कैसी बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। ठीक है ना, लेकिन ये बोलता है टगुची को, क्या बोलते हैं कि वो जो लॉस हो सकता है लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू टगुची जो लॉसेस है टगुची के अकॉर्डिंग क्या है, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक। समझ में आ गया, जो फंक्शन होता है क्या होता है, एल इक्वल टू एल क्या लॉस, लॉस इक्वल टू के इंटू वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। क्या, वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, एल इक्वल टू के इंटू वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, वाई क्या है, मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, या बोल तो टारगेट, टारगेट कितना है, 2 है। ठीक है ना, समझ में आ गया। सॉरी सॉरी, वाई नॉट इज़ अ टारगेट एंड वाई इज़ अ मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो कितना मेजर्ड करके कितना प्रोडक्ट है, बट जो हमारा टारगेट था वो कितना वाई नॉट, याद रखना। जो और एक एल क्या है, लॉस है, के क्या है, टगुची कांस्टेंट है। क्या है, टगुची कांस्टेंट है। समझ में आ गया, इसे बोलते हैं प्रोडक्शन पैरामीटर, या फिर बोल सकते हैं प्रोडक्शन पैरामीटर। याद रखना इसको, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एल इक्वल टू के इंटू वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे रखा है वोल्ट कितना देगा, 2, ऊपर वाला एग्जाम्पल है 2 प्लस माइनस 0.003। ठीक है ना, कॉस्ट कितना 18 रुपीज़ का है, अपर कंट्रोल लिमिट लोअर कंट्रोल लिमिट टारगेट हमने निकाल दिया। समझ में आ गया। ठीक है, अब जिसकी जो बाउंड्री होगी, ठीक है, अपर कंट्रोल लिमिट की कितनी है, अपर कंट्रोल लिमिट की लिमिट कितनी है, इतनी है। ठीक है, लोअर कंट्रोल लिमिट इतनी है। देखो हमने इसका ग्राफ बनाया था, सॉरी, तो हमने इसका ग्राफ बनाया था कैसा, ऐसा बनाया था। ठीक है, तो क्या जो अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट है, ठीक है, इन दोनों पर जो लॉसेस होगा कितना होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 18 रुपीज़ हो सकता है लॉसेस। समझ में आ गया। तो क्या अगर हम लॉसेस को 18 कर दें, ठीक है, तो अपर कंट्रोल लिमिट कितनी हो जाएगी, या मेजर वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, और हमारा टारगेट, टारगेट कितने का है, 2 का था। समझ में आ गया। तो इससे हम कॉन्स्टेंट के निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। तो के क्या आएगा, एल अपॉन वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। तो इसे सॉल्व करोगे इसका कितना आएगा, 2 इंटू 10⁻6, कितना आएगा, 2 इंटू 10⁻6, ये हमारा क्या के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा लॉस फंक्शन बन जाएगा एल इक्वल टू 2 इंटू 10⁻6 इंटू वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, अब निकालते हैं एक एक पॉइंट पर। ठीक है, अगर हमारा प्रोडक्ट इतने का बनता है तो कितने का लॉस होगा, मतलब क्या, ये मेजर्ड वैल्यू है। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू यहाँ लिख दी, टारगेट कितने का, 2 का था, कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, सबको सॉल्व करो कितना आएगा, 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगर हमारा प्रोडक्ट इतने का बनता है तो लॉस कितने का होगा, तो लॉस इक्वल टू क्या, कांस्टेंट के इंटू मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू कितनी, इतनी, इंटू टारगेट हमारा कितने का, 2 का। तो कितना आंसर आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारा प्रोडक्ट कितने का बनता है, इतने का बनता है। ठीक है, याद रखो, अगर सॉल्व करोगे तो क्या, मेजर्ड वैल्यू माइनस टारगेट वैल्यू का होल स्क्वायर, तो सॉल्व करोगे कितना, 32। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, अगर किसी प्रोडक्ट का रेट 18 रुपीज़ है, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट का लॉस कितना होगा, 18 रुपीज़ तो होगा, 18 से ज़्यादा जाएगा नहीं, तो हम इसको नहीं लेंगे, मतलब कंट्रोल लिमिट तक ही जाएगा, उसके बाद क्या कांस्टेंट हो जाती है लॉसेस। ठीक है ना, तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 18 रुपीज़ होगा, तो यहाँ पर लॉसेस कितना होगा, 18 रुपीज़ का होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन याद रखना कैसे सॉल्व होता है। ठीक है ना, तो ये क्या था, आउटसाइड दी अपर कंट्रोल लिमिट है। ठीक है ना, तो टगुची लॉस फंक्शन बनता है कैसे, टगुची लॉस फंक्शन बनता है ऐसे। ठीक है, अभी पीछे बता दिया है। ठीक है, क्या, लोअर कंट्रोल लिमिट एंड अपर कंट्रोल लिमिट। ठीक है,
इसके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, लॉसेस हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉसेस हमारे कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। 2.001 पर कितनी थी, 2 थी, जो 2.002 पर कॉस्ट कितनी थी, 8 रुपीज़ की लॉस थी, और 2.003 पर कितनी की लॉस हो रही है, 18 की लॉस हो रही है, कितनी की हो रही है, 18 रुपये की लॉस हो रही है। समझ में आ गया, ठीक। तो ठीक है, तुम्हारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, क्या देखा है, अ प्रोडक्शन प्रोसेस मेक अ वोल्ट साइज 9 प्लस माइनस 0.25 एप्लीकेबल एज रेट 75 ईच, कितना, 75 रुपये ईच, ठीक है। डिटरमाइन दी टगुची कांस्टेंट निकालना है, निकाल लोगे, ठीक है। सेकंड निकालना है लॉस व्हेन साइज इज लेस देन से सॉरी 8.90, loss when bolt is this, bolt size is this, when bolt size is this, and loss when bolt size is this, निकाल लोगे, ठीक। कैसे निकालोगे, हमको क्या क्या पता है, टारगेट पता है, और अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। और तुम्हारी जो फुल लॉस कहाँ पे होगा, अपर कंट्रोल लिमिट या लोअर कंट्रोल लिमिट, और तुम्हारा फुल लॉस होगा। तो तुम्हारा फुल लॉस कितने का होगा, 75 रुपीज़ का, कहाँ पर अपर कंट्रोल लिमिट, तो क्या कांस्टेंट निकाल पाओगे, टगुची कांस्टेंट, तो टगुची कांस्टेंट की यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या, अपर कंट्रोल लिमिट, ये हमारा टारगेट, जब उसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, इतना आ जाएगा, 3/25 इंटू 10 की पावर 4, 3/25 इंटू 10 की पावर 4, ये तुम्हारा कांस्टेंट आ गया, ठीक है। अब लॉस निकालना था कहाँ पर, लॉस तुमको निकालना था यहाँ पर 0.94 पॉइंट सॉरी 8.90 पर, तो 8.90 पर लॉस कितना होगा, ठीक है। तो 8.90 क्या है, तुम्हारी मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, सॉरी हाँ मेजर्ड वैल्यू, ये तुम्हारी टारगेट वैल्यू है। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 12 रुपीज़ है, कितना आएगा, 12 रुपीज़ आएगा। अब देखो, जितना हमारा जो फिगर होता है वो क्या होता है, मिरर इमेज होती है, और इस एक्सिस पर मिरर इमेज होती है। तो जितना हमारा लॉस यहाँ पे होगा उतना ही लॉस यहाँ पर होगा, ठीक है। तो जितना लॉस हमारा 8.90 पे होगा, तो उतना ही 9.10 पे होगा लॉस, ठीक है। समझ में आ गया, कितना होगा, 12 रुपीज़ यहाँ पर भी होगा। लॉस व्हेन बोल्ट साइज इज दिस, ठीक है, लॉस निकालना जब बोल्ट साइज कितना हो, इतने का हो, ठीक है। तो उसको भी सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्या था, वैन बोल्ट साइज इज दिस, देखो ये हमारे क्या, लोअर अपर कंट्रोल लिमिट को पार कर गया है, तो ठीक है। तो तुम्हारा मैक्सिमम लॉस कितने का होगा, 75 रुपीज़ का होगा। क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है, ठीक है, नहीं हो तो देख लेना पीछे से, ठीक है। अब हमारा जो अगला आता है, क्या होता है, QFD। QFD क्या होता है, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, ठीक है। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट किसने दिया था, योगी अकाउंट ने दिया था। ये कहाँ के थे, जापान के थे, ठीक है। ये डोमेन प्राइज जीत चुके हैं, क्या इनको डोमेन प्राइज मिल चुका है, ठीक है। इट इज़ द मेथड ऑफ ट्रांसलेटिंग दी VOC इनटू प्रोडक्ट डिज़ाइन, ठीक है। इन्होंने क्या ट्रांसलेट किया, VOC क्या होता है, वॉइस ऑफ कस्टमर, क्या होता है, वॉइस ऑफ कस्टमर को इन्होंने चेंज किया किस में, प्रोडक्ट डिज़ाइन में। मतलब जो हमारा प्रोडक्ट सॉरी कस्टमर है, वो क्या चाहते हैं, उनसे पूछा जाता है क्या चाहिए, इसमें क्या नहीं है, क्या और चाहिए होगा, उनसे पूछा जाता है, तो अपने वैसे ही वो अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मेथड बनाया था टू ट्रांसलेट VOC, वॉइस ऑफ कस्टमर, इनटू दी प्रोडक्ट डिज़ाइन। याद रखना एक एक पॉइंट, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, किसने दिया था, योगी अकाउंट ने दिया था, ठीक है। और ये डायमंड प्राइज भी देते हैं, और जापान से। अगला पॉइंट कौन सा है, डेवलप्ड फ्रॉम शिपयार्ड इंडस्ट्री। इन्होंने क्या डेवलप, सब इन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया, कहाँ से स्टार्ट किया, VOC को यूज़ करना, इनको ने यूज़ किया कहाँ से, शिपयार्ड इंडस्ट्री से, ठीक है। क्वालिटी ऑफ फंक्शन डिप्लॉयमेंट एक्चुअली स्टार्ट इन शिपिंग इंडस्ट्री, कहाँ से स्टार्ट हुई थी ये, QFD कहाँ से स्टार्ट हुई थी, शिपिंग इंडस्ट्री से स्टार्ट हुआ था। आ टाउन इन जापान, एक जापान में एक टाउन है, नाम क्या है उसको, क्यू, ठीक है। हैविंग ह्यूज शिपिंग, यहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा शिपिंग बनाई जाती हैं और वहाँ पर यूज़ होती हैं, क्या कौन सा नाम याद रखना, क्यूबे, कौन सा, क्यूबे, क्यूबे, ठीक है ना, ठीक है। अब देखते हैं हाउस ऑफ क्वालिटी क्या होता है, इसी के अंदर आता है हाउस ऑफ क्वालिटी, ठीक है। मतलब क्या चाहिए होता है कस्टमर को, क्या हमको बनाना है, क्या टारगेट है, क्या प्रोसेस है, सब क्या हाउस ऑफ क्वालिटी के अंदर इन्होंने रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। हाउस ऑफ क्वालिटी क्या है, QFD प्रोवाइड आ क्रॉस फंक्शन, क्या QFD प्रोवाइड आ क्रॉस फंक्शन अप्रोच विच
यूज प्लान्ड, ठीक है, प्लान्ड टोटल क्वालिटी नोन एज हाउस ऑफ क्वालिटी, ठीक है। जितनी उन्होंने उन्होंने जितना फंक्शन का अप्रोच दिया है क्या, हाउस ऑफ क्वालिटी पे दे रखा है, ठीक है। क्या होता है हाउस ऑफ क्वालिटी, ठीक है। देखो ये हमारा हाउस है, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो हाउस में उन्होंने सब कुछ खोल रखा है, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो ये ऊपर क्या, ये हाउ मतलब क्या, प्रोसेस, क्या करना है हमको, ठीक है। कस्टमर वांट, क्या चाहता है, तो कस्टमर वाट मतलब कस्टमर क्या चाहता है। वाई, वाई का मतलब, वाई में क्या आएगा, वाई में आएगा तुमको ये क्यों करना है, ठीक है ना। क्यों करना है, क्या, कॉम्पिटिटिव असेसमेंट, तुमको कॉम्पिटिटिव असेसमेंट क्यों देनी है, ये भी कंपनी को रिप्रेजेंट करना होता है। एंड टारगेट हाउ मच, टारगेट क्या है, कितना, हाउ मच, टारगेट हमारा इन सबको जो रिलेशनशिप होता है उसे क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ क्वालिटी कहते हैं। क्या बोला मैंने, ठीक है। कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है, प्रोसेस कैसे करना है, हाउ, एंड कंप्लीटेड असेसमेंट क्यों करना है, ठीक है, और टारगेट कितना है, हाउ मच क्वालिटी, इसे क्या है, हाउस ऑफ क्वालिटी है, ठीक है। ये तुम्हारा फिगर कभी नहीं आएगा, आज तक पूछा भी नहीं गया हाउस ऑफ क्वालिटी से, बस एक बार देख लो, ठीक है। तो हमारा जो अगला मॉडल है कौन सा है, केनो मॉडल। केनो मॉडल को हम बोलते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन मॉडल। क्या बोला, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मॉडल बोलते हैं, ठीक। किसने डेवलप किया, ये इन्होंने डेवलप किया, नोरिकी केनून, और ये भी क्या, डेमन प्राइज विजेता है, ठीक है। इनको भी डेमन प्राइज मिल चुका है। अब स्टार्ट करते हैं, अगला पॉइंट क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस एट्रीब्यूट इज नॉट इक्वल इन द आई ऑफ कस्टमर। मतलब किसी भी कस्टमर के लिए कोई भी दो प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट की सर्विसेज सेम नहीं हो सकते हैं, कोई ना कोई अंतर होगा। एक फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसे दो कंपनी मॉडल उठा लो जिसके प्रोडक्ट सेम हो, कोई ना कोई अंतर ना हो, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो बस वही बोल रहा है कि कस्टमर के लिए कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस इक्वल नहीं हो सकती हैं। परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन एट्रीब्यूट्स प्रोड्यूस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देन अदर, ठीक है। किसी प्रोडक्ट की सर्टेन एट्रीब्यूट्स होती हैं या उसके ऊपर जो परफॉर्मेंस होती हैं वो हायर लेवल सेटिस्फेक्शन होती हैं देन अदर, ठीक है। तो अगला पॉइंट है टाइप ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन मॉडल। कितने टाइप के सेटिस्फेक्शन मॉडल होते हैं देखते हैं। जो पहला टाइप है क्या बोलते हैं उसको, बेसिस बेसिक एट्रीब्यूट्स या डिससेटिस्फेक्शन। क्या, बेसिक एट्रीब्यूट्स या डिससेटिस्फेक्शन क्या होता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट फीचर दैट कस्टमर नॉर्मली एक्सपेक्टेड फ्रॉम प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। जो कस्टमर होता है उसको चाहिए होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट कि प्रोडक्ट में ये होने चाहिए, अगर ये होगा तो हम प्रोडक्ट लेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं लेंगे, सीधे सीधे मना कर देते हैं। जैसे कि अभी जाओ किसी फ़ोन में, ठीक है, बोल दो हमें 3G मतलब 3G मोबाइल दे दो, मतलब तुमको चाहिए 4G मोबाइल चाहिए, कोई 3G देगा तुम ले लो, नहीं लोगे। तो क्या, एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई है इस टाइम 4G की, समझ में आ रहा है। तो ये समझ में आ गया पॉइंट। ये अगला पॉइंट है वन डायमेंशनल एट्रीब्यूट्स या फिर परफॉर्मेंस। वन डायमेंशनल एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, कैन प्रोड्यूस बोथ सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन डिपेंड ऑन परफॉर्मेंस लेवल, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट की जो सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन है वो किस पर डिपेंड होती है, परफॉर्मेंस लेवल पर, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, सेटिस्फैक्शन इज प्रोफेशनल टू लेवल ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स, ठीक है। क्या लिखा हुआ, सेटिस्फैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू लेवल ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स, ठीक है। दो टाइप की पढ़ ली। जो थर्ड पॉइंट है हमारा कौन सा है, एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स और सेटिस्फैक्शन, ठीक है। याद रखना क्या क्या पढ़ती हैं हम। देखो पहला बेसिक एट्रीब्यूट्स था, डिससेटिस्फैक्शन था बेसिक एट्रीब्यूट्स में। सेकेंड था वन डायमेंशनल परफॉर्मेंस। थर्ड वन है एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स या सेटिस्फैक्शन, ठीक है। देखते हैं प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन व्हेन डिलीवर्ड बट कॉज कॉज नो डिससेटिस्फैक्शन इज नॉट डिलीवर, ठीक है ना। प्रोडक्ट की सेटिस्फैक्शन होती है किस पर, जब प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, ठीक है। जब हम किसी प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे मतलब कस्टमर की जो फुलफिलमेंट है वो पूरी हो रही है, समझ में आ रहा है। जो कस्ट का एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स हैं वो फुलफिल हैं किसी कस्टमर के लिए, ठीक है ना। तो क्या, सेटिस्फेक्शन हो रहा है किसी प्रोडक्ट को तभी वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, ठीक है। जैसे ये ग्राफ है, याद रखना ग्राफ आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में। ये तुम्हारा ग्राफ है, ठीक है। ये तुम्हारा फुली डिलीवर, ये नॉट डिलीवर, ये सेटिस्फेक्शन वर्सेस नो सेटिस्फेक्शन, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, वन डायमेंशनल एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। ये बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं, ये सेटिस्फेक्शन या एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स, याद रखना।
ठीक है। जो वन डायमेंशनल एट्रीब्यूट्स होती है परफॉर्मेंस लेवल पर होती है, वो कांस्टेंट होती है। ठीक, बेसिस एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, बेसिस रिक्वायरमेंट होती हैं, और एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स क्या हो, सेटिस्फैक्शन की ओर होती हैं। समझा? किसी प्रोडक्ट की एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स होंगे, उसके हिसाब से देखेंगे कि जो सेटिस्फाई कर रहा है कस्टमर को, नहीं कर रहा, कस्टमर का होगा तो डिलीवर कर देंगे, नहीं होगा तो नॉट डिलीवर। समझ आ गया? ठीक। हम्म। तो देखो, जो हमारे चैप्टर का जो आखिरी हेडिंग है कौन सी है, क्वालिटी अवार्ड। ठीक है। तो क्वालिटी अवार्ड में पहला अवार्ड देखते हैं कौन सा, मेलकॉर्न बिल्ड्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड। इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, ध्यान रखना, MBNQA का फुल फॉर्म क्या है, मेलकॉर्न बिल्ड्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड। ठीक है ना, इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। मेलकॉम ये किसके लिए, केवल यूएस के लिए है। ठीक है। कौन है, सिक्योरिटी कॉमर्स एंड टीक्यूएम। ठीक है। सिक्योरिटी कॉमर्स टीक्यूएम में केवल ये यूएस को दिया जाता है, फॉर्म बाय यूएस। ठीक है। फर्स्ट क्वालिटी अवार्ड इन 1988 मोटोरोला। ये पहला क्वालिटी अवार्ड दिया गया था किसको, मोटरोला को दिया गया था, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ यूएस कंपनी। तो जो किसके लिए दिया गया था, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ यूएस कंपनी, परफॉर्म बाय प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक है, परफॉर्म बाय प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। सॉरी। ठीक है। अगला अगला जो है, अगली जो पॉइंट है, अवार्ड इज मैनेज बाय NIST। कौन मैनेज करता है इस अवार्ड को, NIST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। कौन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। ठीक। NIST इज़ अ एजेंसी ऑफ यूएस की एक एजेंसी है। ठीक है। जो क्या, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है। क्या, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है। ठीक है। नोट, कुछ नोट देख लेते हैं। दिस अवार्ड इज़ परफॉर्म एवरी ईयर, हर साल इसको परफॉर्म किया जाता है। एंड गिवन टू ऑर्गेनाइजेशन ओनली, और किसको दिया जाता है, केवल ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। याद रखना, मेलकॉम अवार्ड सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। ठीक है। कोई सिंगल बंदा को नहीं दिया जाता, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। कैटेगरी, कैटेगरी इन विच अवार्ड इज गिवन बाय, किस किस कैटेगरीज को दिया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को दिया जाता है। ठीक है। सर्विस कंपनी को दिया जाता है, और स्मॉल बिजनेसेस को दिया जाता है, हेल्थ, एजुकेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है ना। याद रखना, जो मेलकॉम अवार्ड है किसके लिए, यूएस का है। ठीक है। अब देखते हैं डेमन अवार्ड। ठीक है। ये डेमन अवार्ड है, देखते हैं, इज गिवन ऑन द नेम ऑफ डॉक्टर W. एडवर्ड डेमन। किन के नाम पर रखा हुआ है, डॉक्टर W. एडवर्ड डेमन के नाम पे रखा हुआ क्या, डेमन अवार्ड। ठीक है ना। दिस अवार्ड इज इंस्टीट्यूट इन 1951। कब यह लागू हुआ था, या कब आया था दिस अवार्ड, 1951 में आया था, 1991 में ये अवार्ड आया था। अवार्ड इज मर्ज बाई, मैनेज्ड बाई जूस। ठीक है। जूस इसको मैनेज कर रहा था, इस अवार्ड को। जूस का जो फुल फॉर्म है क्या है, यूनियन ऑफ जापानीज, जापानीज ऑफ यूनियन नहीं, याद रखना इसको, क्या जूस का मतलब क्या, यूनियन ऑफ जापानीज साइंस साइंटिस्ट एंड इंजीनियर। क्या, यूनियन ऑफ जापानीज साइंटिस्ट एंड इंजीनियर। अगला पॉइंट है, दिस अवार्ड इज गिवन टू बोथ इंडस्ट्रियल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। किसको दिया जाता है, इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाता है। ठीक है। ये दोनों को दिया जाता है, इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है। डायमंड प्राइज बोथ फॉर इंडिविजुअल गिवन एवरी ईयर ओनली फॉर जापानीज। ठीक है। जो इंडिविजुअल दिया जाता है वो सिर्फ जापानीज लोगों को दिया जाता है। ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि दूसरी कंट्री का जाए वहाँ पर तो इंडिविजुअल वहाँ पाले, केवल जापानीज़ का कोई बंदा होगा उन्हीं को डायमंड अवार्ड दिया जाता है, ओनली फॉर जापानीज़ की। ठीक है। फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन किस किस को मिलेगा, एशियन कंट्री। ठीक है। जितनी भी एशियन कंट्री है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ठीक है, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका। ठीक है। ये सारी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एशियन कंट्री हैं। ठीक है। इनकी कोई कंपनी हुई अगर अच्छी ढंग से वर्क कर रही है, क्वालिटी अवार्ड, तो उनको दिए अवार्ड दिया जा सकता है। ठीक है। याद रखना, 2016 में किसको, अशोक लिब्रिज पंतनगर को ये अवार्ड मिला था 2016 में। ठीक है। आ सकता है, याद रखना इसको। इंडिया का कौन सा क्वालिटी अवार्ड, याद रखना, इंडिया का क्वालिटी अवार्ड है राजीव गांधी क्वालिटी अवार्ड। क्या है, राजीव गांधी क्वालिटी अवार्ड। और ये कब, किसने स्टार्ट किया था ये, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या, इट इज इंस्टीट्यूटेड बाई बिस, बिस का ब्यूरो ऑफ इंडियन
स्टैंडर्ड ने इसको क्या किसको दिया जाता है, केवल किसको, ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। स्टार्ट इन 1991, कब स्टार्ट हुआ था ये, 1991 को स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है। अब स्टार्ट करते हैं आईएसओ मॉडल। ठीक है, आईएसओ क्या है।